हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स फॉर्म्स 1 अप्रैल को इनकम टैक्स साइट पर अवेलेबल हो गए थे। लेकिन 1 अप्रैल को कौन सा दिन होता है? जी हाँ, अप्रैल फूल डे होता है। और अगर आपने अभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तो आप अप्रैल फूल बन जाएंगे। कैसे? आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट क्या होती है? ये तो आपने सबको कहते सुना होगा, 31 जुलाई लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की। लेकिन स्टार्ट डेट कौन सी होती है, इस पर कोई बात नहीं करता। कब हमें आईटीआर फाइल करनी चाहिए कि हमें इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी नोटिस ना आए। आईटीआर फॉर्म्स लाइव हो जाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि अब आप आईटीआर फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लाइव किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फाइलिंग होगी, सीख सकते हैं। 1-1.5 महीना आपको इसलिए दिया जाता है कि आप सीख लें, फॉर्म्स को आराम से देख लें कैसे फाइलिंग होती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं या आपको इनकम टैक्स प्रोविजंस के बारे में जानकारी नहीं है तो हमेशा किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प से ही अपनी आईटीआर को फाइल करें। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन आईटीआर फाइल करना कोई हलवा नहीं है कि किसी ने भी बनाया और खा लिया। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रोविजंस और बहुत सारे सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे। यही वजह है कि बाद में आपको सेक्शन 133 या सेक्शन 148 में नोटिस इश्यू होते हैं और तब आपको काफ़ी अच्छी खासी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। साथ ही आपको टैक्स प्रोफेशनल्स की हैवी फीस भी देनी पड़ती है। आईटीआर फॉर्म्स के लाइव होते ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जल्दी मची हुई है कि हमारी आईटीआर फाइल कर दें। लेकिन आईटीआर अभी आपको फाइल नहीं करनी है। क्यों? आगे आपको रीज़न बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से लोग हो सकते हैं जो कि अभी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न को अभी फाइल ना करने के 2 मेन कारण हैं। आगे वीडियो में हम आपको 11 ऐसे रीजंस और बताएंगे जिसकी वजह से आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल नहीं करनी है। तो पहला रीज़न, जो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनको फॉर्म 16 मिलता है और फॉर्म 16 में उनके पूरे साल का लेखा जोखा होता है कि कितनी उनको सैलरी मिली है, कितने एग्जेम्पशंस मिले हैं, कितने डिडक्शंस हैं, कितना प्रोफेशनल टैक्स है या एंटरटेनमेंट अलाउंस है, कितना टैक्स काटा गया सैलरी से और कितना जमा कराया गया। ये फॉर्म 16 सभी एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को इशू करते हैं और इसकी लास्ट डेट होती है 15 जून। ये हर साल होती है, 15 जून लास्ट डेट होती है फॉर्म 16 इशू होने की। अब आप जानते हैं हमारे इंडिया में कोई काम समय से नहीं होता है, तो सारी कंपनीज 15 जून के आसपास ही ये फॉर्म इशू करती हैं और बहुत सारी कंपनीज तो जुलाई में ये फॉर्म इशू करती हैं। तो जब तक आपके पास आपका फॉर्म 16 नहीं आ जाता है, जब अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, आपको होल्ड करना है जब तक कि आपको ये फॉर्म नहीं मिल जाता अपने एम्प्लॉयर से। ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, जो भी कंपनीज या बैंक्स टीडीएस डिडक्ट करते हैं, बैंक्स एफडी पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं और कंपनीज कौन कौन सी हो सकती हैं? स्टॉक मार्केट डिविडेंड पर टीडीएस डिडक्ट करता है। किसी कंपनी से आपको प्रोफेशनल फीस मिल रही है तो वो कंपनी सेक्शन 194J में टीडीएस डिडक्ट करती है। कहीं से आपको कमीशन मिल रहा है तो वो एम्प्लॉयर कमीशन पर सेक्शन 194H में टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉल किया है एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जाकर, तो बैंक भी सेक्शन 194N में कैश विड्रॉल पर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। तो ये जितनी भी कंपनीज या बैंक्स टीडीएस डिडक्ट करते हैं, इन लोगों को एक टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है जो कि हर क्वार्टर के एंड में फाइल की जाती है। और जो लास्ट क्वार्टर होता है हमारा जनवरी टू मार्च वाला, जिसे 4th क्वार्टर कहते हैं, इस क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मई और ये हर साल होती है। अगेन यहाँ पर भी वही है कि इंडिया में कोई भी काम समय से नहीं होता है, तो ज़्यादातर कंपनीज और बैंक्स अपनी टीडीएस रिटर्न 31 मई के आसपास ही फाइल करते हैं। वैसे तो जो रिटर्न होती है वो जनवरी टू मार्च कंप्यूट की जाती है, तो मार्च जैसे ही एंड हुआ तो टीडीएस रिटर्न अपलोड होनी चाहिए। लेकिन ये लोग डिले करते हैं क्योंकि डेट यहाँ पे 31 मई है, तो 31 मई के आसपास ही ये रिटर्न्स अपलोड की जाती हैं। इन रिटर्न्स के अपलोड होने से जो टीडीएस की एंट्रीज़ हैं वो आपके 26 AS में या फिर AIS में अपडेट होती हैं। तो ये कब अपडेट होंगी? ये 31 मई के बाद अपडेट होती हैं।
अभी अगर आप अपना 26AS या AIS ओपन करके देखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको दिसंबर तक की एंट्रीज दिखेंगी, कितनी इनकम है और उस पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है। लेकिन जनवरी से मार्च वाली एंट्रीज आपको 31 मई के बाद ही दिखाई पड़ेंगी, जबकि ये TDS रिटर्न अपलोड हो जाएंगे। TDS रिटर्न अपलोड हो जाने के कम से कम एक हफ्ते बाद ये एंट्रीज आपके AIS में और 26AS में अपडेट होती हैं। तो इन दो कारणों की वजह से अब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है। ये हमें फाइल करनी है 31 मई के बाद, और जो बेस्ट पीरियड होगा वो रहेगा 15 जून के बाद फाइल करें या फिर आप जुलाई में फाइल करें। तो आपको 1.5 महीने का समय मिलता है। 1.5 महीने के पीरियड में आप कभी भी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपको ये चेक ज़रूर कर लेना है कि मार्च क्वार्टर तक का आपका TDS 26AS में रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो इनकम टैक्स रिटर्न हमें अभी फाइल क्यों नहीं करनी है, हमने देख लिया। चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन सी 11 वजह हैं कि हमें ITR अभी फाइल नहीं करनी है। पहला, TDS ऑन सैलरी। अगर आपकी सैलरी पर TDS डिडक्ट होता है तो वो अभी आपके 26AS में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है सेविंग बैंक इंटरेस्ट। लगभग सभी का सेविंग अकाउंट ज़रूर होता है और इसमें जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो भी टैक्सेबल है। ये भी आपको अपने AIS में अभी अपडेट नहीं मिलेगा। तीसरा, FD का इंटरेस्ट। FD के इंटरेस्ट पर अगर आपका TDS डिडक्ट होता है तो वो भी आपको अभी अपडेट नहीं मिलेगा, और अगर TDS डिडक्ट नहीं होता है, आपने फॉर्म 15G या 15H जमा किया हुआ है, तो उस केस में भी जो FD का इंटरेस्ट है वो टोटल मार्च तक का अभी आपको नहीं दिखेगा अपने AIS में। ये भी जून में ही अपडेट होगा। इसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स पर डिविडेंड मिलता है तो इस पर भी कंपनीज TDS डिडक्ट करती हैं। ये भी आपको अभी अपडेट नहीं मिलेगा, ना ही TDS और ना ही टोटल डिविडेंड का अमाउंट। फिर है प्रोफेशनल फीस। सेक्शन 194J में कोई भी प्रोफेशनल फीस आपको मिलती है जिस पर कि TDS डिडक्ट होता है, वो भी आपको अपडेट अभी नहीं मिलेगा। कमीशन इनकम सेक्शन 194H में। इसके बाद है सेल परचेज ऑफ शेयर्स। लास्ट क्वार्टर में जनवरी टू मार्च में अगर आपने कोई भी सेल परचेज की है शेयर्स की तो वो भी आपको अभी अपडेट नहीं मिलेगी। अगर आपने अभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो जैसे ही जून या जुलाई आएगा यहाँ पे अपडेशन हो जाएगा AIS का, और जो सेल परचेज की फिगर्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। सेल परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। लास्ट क्वार्टर में अगर आपने सेल परचेज की है म्यूचुअल फंड्स की तो वो भी आपको अभी अपडेट नहीं मिलेगा। सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, नॉन रेजिडेंशियल हो यानी कि कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, ज्वेलरी हो, पेंटिंग हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर लास्ट क्वार्टर में आपने सेल परचेज की है वो भी आपको अभी अपडेट नहीं मिलेगी। लेकिन जून या जुलाई में जाकर ये AIS में अपडेट हो जाएगी, और अगर आपने प्रॉपर्टी में कुछ भी ऐसी फिगर्स दिखाई हैं जो AIS के साथ मैच नहीं कर रही हैं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। इसके बाद है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के केस में भी काफ़ी मैनिपुलेशन होता है। AIS में कुछ दिख रहा है और आपको मिला है कुछ और, तो यहाँ पर भी आपका जो ITR है वो AIS के साथ मैच होना ज़रूरी है। इसके बाद है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट कार्ड से आपने बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हैं तो वो भी आपके AIS में रिपोर्ट होते हैं, और ये कम्प्लीटली पूरी तरह से जून या जुलाई में ही रिपोर्ट होंगे। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल कर दी और उसमें आपने अपनी इनकम कम दिखाई है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के हिसाब से देखें तो आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो मिसमैच हो जाता है कि आपकी इनकम इतनी कम है पर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा क्यों हैं। वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है। इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि जब जून या जुलाई में आपका AIS पूरी तरह से अपडेट हो जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी रिफ्लेक्ट होने लगते हैं जो कि आपसे रिलेट नहीं करते हैं, यानी कि किसी और की पैन की इन्फॉर्मेशन आपके पैन पे रिफ्लेक्ट होने लगती है, या फिर कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशंस भी वहाँ पर आ जाती हैं। उसके लिए आपको अपने AIS में फीडबैक सबमिट करके उस एंट्री को रिजेक्ट करना होता है, वरना आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट यही समझेगा कि ये इनकम आपकी है जो कि आपने ITR में नहीं दिखाई है। आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले तो आप अपने AIS में फीडबैक सबमिट करके एंट्री को रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद जब AIS आपका अपडेट हो जाता है, गलत एंट्री वहाँ से हट जाती है, तब आप अपने ITR को फाइल करते हैं। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है ITR फाइल करने का।
लेकिन अगर आपने ITR अभी फाइल कर दी है तो आप अपने AIS में फीडबैक कैसे सबमिट करेंगे? तब आपको क्या करना होगा कि AIS में फीडबैक सबमिट करिए, इसके बाद आप ITR को फिर से रिवाइज करिए, तब आपकी ITR सही होगी। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जिसमें कि आप अभी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो शायद आपको कोई दिक्कत ना आए। पहला है, हो सकता है कि आपको कैश में सैलरी मिलती हो, कम सैलरी मिलती है, उस पर TDS डिडक्ट नहीं होता है। इसके अलावा आपका ना कोई सेविंग अकाउंट है, ना आपकी कोई FD है, ना आपको कहीं से डिविडेंड मिलता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैश में सैलरी है, वो भी थोड़ी बहुत, जिस पर कि TDS भी डिडक्ट नहीं होता है, तब आप ITR फाइल कर सकते हैं। दूसरा आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होता है, तो ये लोग ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं सेविंग बैंक अकाउंट है जिस पर कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, FD है आपके पास जिस पर इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड मिलता है, या फिर और कोई इनकम है जिस पर TDS डिडक्ट होता है, तब आप भी फाइल अभी ना करें। फिर है ओनली टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अगर आपको अपने शेयर मार्केट के लॉसेस को सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना है, इसके अलावा आपकी कोई भी इनकम नहीं है, ना ही सेविंग अकाउंट है, ना ही FD में कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही आप और कुछ दिखाना चाहते हैं। ऐसा ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी कोई भी इनकम नहीं है, ना उन्हें FD दिखानी है, ना सेविंग बैंक अकाउंट से कोई अच्छा खासा उनका इंटरेस्ट आ रहा है, बस मौज मस्ती में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया जहां पर कि लॉसेस हो गए, तो उन्हें सिर्फ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है। वो लोग अभी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। नील की ITR फाइल करना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास कोई भी इनकम नहीं है, तो फाइल कर सकते हैं। इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए से कम की है तो भी आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ केसेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन फिर भी सजेस्ट यही करेंगे कि आप अभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न थोड़ा सा डिले करें और फाइलिंग जून या जुलाई में ही करें। जब भी आपको ITR फाइलिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि 26AS को डाउनलोड करना है और AIS स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या आपका मार्च तक का क्वार्टर अपडेट हो चुका है। ये चीज़ आपको सभी केसेस में चेक करनी है, चाहे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे सैलरी है, और चाहे वो FD का इंटरेस्ट है। इन स्टेटमेंट्स में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आ जाती हैं, इसलिए इनको कभी भी अपना बेस नहीं बनाना है। बेस आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को ही बनाना है। आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी रिपोर्टिंग जाएगी वो आपके बैंक स्टेटमेंट के बेस पे होनी चाहिए, कितना आपके पास आया और कितना आपके पास से गया। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब केस लगता है तो वहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है। ये सारे स्टेटमेंट्स 26AS AIS ये सब कोई नहीं मांगता, तो बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है और उसी को बेस मान के आपकी इनकम की कैलकुलेशन होती है। सो आई होप कि इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप अपनी ITR फाइल करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे और ITR जून या जुलाई में ही फाइल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।